नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हरी। आज आपको लक्ष्मीकांत का नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। 3 वीडियो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। ये चौथा वीडियो है, नागरिकता, भारत की नागरिकता। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे, जो कि लक्ष्मीकांत से थोड़ा हटके होगा। तो चलिए, एक चीज़ कहना चाहूँगा ज़रूर, प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो हमारे आज की वीडियो का टाइटल है भारत की नागरिकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 और असम एनआरसी। नागरिकता क्यों है चर्चा में। चलिए देखते हैं, लेक्चर स्टार्ट करें। असम में एनआरसी की अंतिम सूची आने के बाद से देश में नागरिकता सबसे अहम चर्चा का विषय बन गया। नागरिकता कैसे निर्धारित होती है, देखते हैं। नागरिकता व्यक्तिगत और राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है। यह राज्य और कानून के साथ शुरू और समाप्त होता है, और ये राज्य के बारे में होता है, ना कि लोगों के बारे में। नागरिकता बहिष्कार का एक विचार है, क्योंकि यह गैर नागरिकों को शामिल नहीं करता है। नागरिकता दिए जाने के सिद्धांत कुछ हैं, देखते हैं। नागरिकता दिए जाने के 2 जाने माने सिद्धांत हैं। पहला, जूस सैंगुनिस रक्त का अधिकार सिद्धांत जातीयता या वंश के आधार पर नागरिकता को मान्यता देता है, जबकि जूस सोली मृदा का अधिकार नीति हर उस व्यक्ति को नागरिकता देता है जो राज्य के प्रांत विशेष में पैदा हुआ है। मोतीलाल नेहरू समिति 1928 के समय से भारतीय नेतृत्व जूस सोली की प्रबुद्ध अवधारणा के पक्ष में था। जूस सोली का मतलब उस पर बताया है मृदा का अधिकार, ध्यान रखिएगा। और जूस सेंगुनिस का मतलब रक्त का अधिकार। रक्त का अधिकार के नस्लीय विचार को भारतीय संविधान सभा ने खारिज कर दिया, क्योंकि यह भारतीय लोकाचार के खिलाफ था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है भारत में नागरिकता कैसे होती। ठीक है, मेन मुद्दे पर आते हैं। नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची के अंतर्गत आती है, जो कि संसद की अनन्य क्षेत्राधिकार के तहत है। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन अनुच्छेद 5 से 11 में उन व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण दिया गया है जो नागरिकता के हकदार हैं। संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत, जो 26 जनवरी 1950 को भारत को अस्तित्व में आए, इन अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था, जब संविधान को अपनाया गया था। हालांकि अनुच्छेद स्वयं 11 स्वयं यह कहकर संसद में व्यापक शक्तियां प्रदान करता है कि पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कोई प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति से नहीं निकलेगा। इस प्रकार संसद संविधान के नागरिकता प्रावधानों के खिलाफ जा सकती है। कौन कौन से पॉइंट है जिससे संसद नागरिकता के प्रावधानों के खिलाफ जा सकती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था, और जिसे 1986, 2003, 2005, 2015 में 4 बार संशोधित किया गया था। यह अधिनियम सरकार को ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार देता है जिनके मामलों पर संदेह हो। हालांकि दशकों से संसद ने जन्म के तथ्य के आधार पर नागरिकता के व्यापक और सार्वभौमिक सिद्धांतों को संकुचित कर दिया है। इसके अलावा विदेशी नागरिक अधिनियम यह साबित करने के लिए व्यक्ति पर दबाव डालता है कि वह विदेशी नहीं है। तो भारत का नागरिक कौन हो सकता है और कौन नहीं। अनुच्छेद 5, इसने संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता प्रदान की। भारत में जन्मे हुआ अधिवासित सभी लोगों को नागरिकता दी गई।
यहाँ तक कि जो लोग अधिवासित थे लेकिन भारत में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जिनके माता पिता भारत में जन्मे थे, उन्हें नागरिकता दी गई। कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्षों से अधिक समय से मामूली तौर से निवासी रहा है, वह भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। अनुच्छेद 6 क्या है? चूँकि स्वतंत्रता विभाजन और प्रवासन से पहले थी, अनुच्छेद 6 ने निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया हो, वह स्वयं ही भारतीय नागरिक बन जाएगा यदि भारत में उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन इस तारीख के बाद भारत में प्रवेश करने वालों को खुद को पंजीकृत करवाना होगा। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, देखते हैं। यहाँ तक कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में पुनर्वास परमिट पर वापस आ गए थे, उन्हें नागरिकता के दायरे में शामिल किया गया था। कानून उन लोगों के लिए अधिक सहानुभूतिपूर्ण था जिन्हें वहाँ के लोगों की तुलना में शरणार्थी कहा गया, जो असमंजस की स्थिति में थे, पाकिस्तान में फंसे थे या वहाँ चले गए थे, लेकिन जिन्होंने जल्द ही लौटने का फैसला किया। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति या जिनके माता पिता दादा दादी भारत में जन्मे थे, वे भारतीय राजनयिक मिशन के साथ भारतीय नागरिक के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, यह है संशोधन 1955 का। 1955 के संशोधन अधिनियम में 1986 में जो संशोधन किया गया है उसकी बात कर रहा हूँ। संवैधानिक प्रावधान और मूल नागरिकता अधिनियम ने भारत में जन्म लेने वाले सभी को जूस सोली के सिद्धांत के आधार पर नागरिकता प्रदान की। जूस सोली स्टार्टिंग में बताया जा चुका है, याद रखिएगा। हालांकि धारा 3 में 1886 का संशोधन कम समावेशी था, क्योंकि इसमें यह शर्त जोड़ी गई थी कि जो लोग 26 जनवरी 1950 को या 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे थे, वे भारतीय नागरिक होंगे। अगला पॉइंट, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद और भारत में किसी के जन्म के अलावा 4 दिसंबर 2003 से पहले हुआ है, उन्हें नागरिकता तभी मिल सकती है जब जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। 1986 का ये संशोधन। फिर 2003 में जो संशोधन हुआ है उसको देखते हैं। तत्कालीन एनडीए सरकार ने बांग्लादेश से घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त शर्तों को और कठोर बना दिया। अब कानूनन जरूरी है कि 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए उनके स्वयं के जन्म को छोड़कर उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए या माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और साथ दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। इन प्रतिबंधात्मक संशोधनों के साथ भारत लगभग जूस सैंगुनिस या रक्त का अधिकार के संकीर्ण सिद्धांत की ओर बढ़ गया। यह माना जाता है कि एक अवैध प्रवासी प्राकृतिककरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता का दावा नहीं कर सकता है, भले ही वह 7 साल से भारत का निवासी हो। तत्कालीन जो संशोधन हुआ है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में पारित हुआ, उसको देखते हैं। संशोधन में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के सदस्यों को नागरिकता देने का प्रस्ताव है यदि वे 14 दिसंबर 2014 से पहले भारत में दाखिल होकर भारत में रह रहे हों। यह पूर्ववर्ती 14 वर्षों में से 11 वर्ष से नागरिकता की आवश्यकता को भी घटाकर 6 वर्ष पर कर देता है। 2 सूचनाओं ने इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से छूट दी। असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया क्योंकि यह बांग्लादेशी हिंदू अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान कर सकता है।
चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए टेस्ट से भी और किसी भी वनडे एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। असम का मामला क्या है, असम में क्या अलग क्या है वहाँ का, ये देखते हैं। अवैध आव्रजन के खिलाफ असम आंदोलन ने अंततः 1985 के ऐतिहासिक असम समझौते का नेतृत्व किया, जो आंदोलन के नेताओं और राजीव गांधी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित था। अगला पॉइंट, तदनुसार 1986 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन ने असम के संबंध में नागरिकों की एक विशेष श्रेणी बनाई। जोड़ी गई नई धारा 6A निर्धारित किया गया कि भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों को जिन्होंने 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश किया हो, उन्हें आम निवासियों व भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। जो लोग 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले और सामान्य निवासी रहे हों, उन्हें विदेशी के रूप में अपनी पहचान से 10 साल की समाप्ति पर नागरिकता मिल जाएगी। इस अंतरिम अवधि के दौरान उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वो भारतीय पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं असम में विदेशी, ये हेडिंग है असम में विदेशी। इसको देखें, विदेशियों की पहचान अवैध प्रवासियों अधिनियम ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारण अधिनियम है, IMDT अधिनियम 1983 के तहत की जानी थी, जो केवल असम में लागू था, जबकि देश के बाकी हिस्सों में विदेशी अधिनियम 1946 लागू था। IMDT अधिनियम के प्रावधानों ने अवैध प्रवासियों को निर्वासित करना मुश्किल बना दिया। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान मुख्यमंत्री की याचिका पर अधिनियम को असंवैधानिक ठहराया गया और 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अंततः इसे विदेशियों आदेश 2006 के साथ बदल दिया गया, जो 2007 में सोनोवाल सेकंड सरकार में फिर से अटक गया। IMDT मामले में अदालत ने भौगोलिक विचारों के आधार पर वर्गीकरण को अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन माना। वास्तव में इस तरह की एक और विधता पहले से ही थी। धारा 6A की संवैधानिकता, ठीक, जो भी आई धारा जोड़ी गई है उसकी संवैधानिकता की जांच देखते हैं हम लोग। संवैधानिकता, पहला पॉइंट इसमें, सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश खंडपीठ द्वारा धारा 6A की संवैधानिकता की जांच करना बाकी है, जिसके तहत वर्तमान NRC तैयार किया गया है। न्यायमूर्ति मदन सी लोकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 19 अप्रैल 2017 को इसकी सुनवाई की, लेकिन अगस्त 2017 में न्यायमूर्ति PC पंत की सेवानिवृत्ति पर इसे भंग कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले अपने आदेश में धारा 6A के में उनके लिए एक अलग डिस्पेंसेशन को मद्देनज़र असम में संशोधन के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। असम में सम्मिलिता महासंघ 2014, जहां 1986 के संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, महासंघ का तर्क है कि असम के लिए कट ऑफ वर्ष 1971 के बजाय 1951 होना चाहिए। अदालत ने मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया, जबकि धारा 6A को असम समझौते के परिणाम स्वरूप 1986 में जोड़ा गया था, जिस पर लंबी चर्चा की गई। अदालत ने 2014 में इसकी संवैधानिकता को चुनौती स्वीकार की और संविधान पीठ को संदर्भित किया। यह देश के बाकी हिस्सों 1949 के लिए संविधान में निर्धारित असम 1971 के लिए एक अलग कट ऑफ तिथि का वर्णन करता है, लेकिन तब यह प्रावधान संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता के बारे में था। ये था असम का ये मुद्दा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं।
एक चीज़ किया करिएगा ज़रूर, कोई भी वीडियो देखा करिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको उसमें कुछ प्रॉफिट नज़र आएगा। और अगर आप लोग पिछले वीडियो को हमारे नहीं देखे हैं जो डाले जा चुके हैं, तो आप ये हमारे चैनल पर ही वो भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप पीछे जा कर के उनको भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय, टेक केयर।